औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। टुडेज टॉपिक इज एग्जांपल नंबर 8.5, असाइनमेंट नंबर 8.5 एंड लैटेंट हीट एंड फेज चेंज। यहाँ पर पेज नंबर 218 पर आप लोग के पास एक इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। These two blocks of the metal, aluminium on the left and lead on the right, have the equal volumes. In addition, they were heated to equal temperature before being placed on the block of the paraffin wax. एक आप लोगों के पास एल्यूमिनियम का ब्लॉक है, एक आप लोगों के पास लीड का ब्लॉक है। दोनों मेटल्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पर जो हमारे पास है, दिस इज एल्यूमिनियम एंड दिस इज लीड। उनका वॉल्यूम हमारे पास क्या है, सेम है। यहाँ तक कि इन दोनों को एक ही टेम्परेचर पर क्या किया गया है, हीट किया गया है। किस चीज़ से पहले हीट किया गया है, इस पैराफिन वैक्स पर, जो आम मोमबत्ती का वैक्स होता है, उस पर रखने से पहले इन्होंने क्या किया है, उसके ऊपर रखने से पहले इन्होंने इसको हीट अप कर दिया है। एक ही टेम्परेचर पर एक ही अमाउंट ऑफ द हीट देकर दोनों को हीट अप कर दिया है। Notice, however, that aluminium melted more wax and hence gave off more heat, even though the lead block is about 4 times heavier than the aluminium block. हमारे पास जो एल्यूमिनियम ब्लॉक है, इसने क्या किया है, इसने ज़्यादा वैक्स को मेल्ट किया है, जबकि हमारे पास ये लीड ब्लॉक जो होता है वो हैवियर होता है एज़ कम्पेयर टू द एल्यूमिनियम ब्लॉक। 4 टाइम्स हैवियर होने के बावजूद लीड ब्लॉक ने क्या किया है, एल्यूमिनियम ब्लॉक से कम वैक्स को मेल्ट किया है। द रीज़न इज़ दैट लीड हैज़ वेरी स्मॉल स्पेसिफिक हीट। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि हमारे पास लीड की स्पेसिफिक हीट क्या है, कम है than aluminium. In fact, the lead specific heat is about 7 times smaller than the specific heat of aluminium. इसकी lead की जो specific heat है वो हमारे पास 7 times smaller than है aluminium. अच्छा, lead की जो specific heat कैपेसिटी हमारे पास है वो है 910 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, और लीड की हमारे पास है 128 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। एज ए रिजल्ट इवन इट रिलेटिवली, चाहिए तो ये था कि हमारे पास लीड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास कम है, तो ये हमारे पास क्या करेगा, जल्दी हीट अप होगा, तो ज़्यादा जल्दी हीट अप होगा एज़ कम्पेयर टू द एल्यूमिनियम। लेकिन हमारे पास एल्यूमिनियम ने ज़्यादा वैक्स क्यों मेल्ट किया और लीड ने कम वैक्स क्यों मेल्ट किया, क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ जो लीड है वो हमारे पास 7 टाइम्स स्मॉलर देन एल्यूमिनियम है। अब लीड ने जितनी जल्दी हीट को एब्जॉर्ब किया है, इतनी ही जल्दी वो हीट को रिलीज़ भी करेगा, जबकि एल्यूमिनियम ने जितने ज़्यादा टाइम में हीट को एब्जॉर्ब किया है, इतने ही ज़्यादा टाइम में उसको रिलीज़ करेगा। तो इसी वजह से इसकी हीट ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो गई और इसकी हीट देर तक रहेगी, तो देर तक रहने की वजह से वो क्या करेगा, वो ज़्यादा वैक्स को मेल्ट अप कर लेगा। एज ए रिजल्ट इवन दिस रिलेटिवली लार्ज मास ऑफ द लीड मेल्ट्स कंसिडरेबली लेस वैक्स per degree of the temperature change than the lightweight aluminium. लाइट वेट एल्यूमिनियम जो है हमारे पास लाइटर वेट है, और लाइटर वेट होने के बावजूद एल्यूमिनियम ने ज़्यादा वैक्स को मेल्ट किया एज़ कम्पेयर टू द लीड। लेकिन वजह ये है कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लीड जो है वो हमारे पास 128 है, विच इज़ 7 टाइम्स स्मॉलर दैन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम, विच इज़ 910 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो जितनी जल्दी ये हीट एब्जॉर्ब करेगा लीड, उतनी ही जल्दी वो हीट को रिलीज़ भी कर देगा। और यहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम जितनी देर में हीट को एब्जॉर्ब करेगा, इतनी ही देर में उसको रिलीज़ करेगा। तो देर में रिलीज़ होने की वजह से हमारे पास वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्स को मेल्ट अप कर लेगा। एग्जाम्पल नंबर 8.5 हमारे पास है, स्टेटमेंट इसकी हमारे पास है, द अमाउंट ऑफ द हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 किलोग्राम ऑफ द वाटर विथ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द 4190 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस। कि हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी जब हम वाटर को 0.5 kg ऑफ वाटर, जो हमारे पास हाफ kg आ रहा है, हाफ kg वाटर का को हम जो है उसका 10 डिग्री सेल्सियस से हम 65 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट अप करना टेम्परेचर इसका हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर हमारे पास है 4190 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन।
गिवन में आ जाएंगे। गिवन में हमारे पास यहाँ पर है, गिवन में हमारे पास है मास ऑफ वाटर, जो हमारे पास m से डिनोट होता है 0.5 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के पास इन्होंने दो टेम्परेचर दिए हुए हैं। एक हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर हो जाएगा, दूसरा हमारे पास हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर। तो इनिशियल टेम्परेचर जो इन्होंने दिया हुआ है वो हमारे पास है 10 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर जो हमने 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 65 डिग्री सेल्सियस तक इसको लेकर जाना है। तो हमारे पास इसका फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा 65 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर, या हम राइज इन टेम्परेचर भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा टी इज इक्वल टू टी एफ माइनस टी आई। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू टी एफ 65 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 55 डिग्री सेल्सियस आर 55 केल्विन। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4190 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड पर हमारे पास आ जाएगा, रिक्वायर्ड हमारे पास है हीट रिक्वायर्ड, कि कितनी हीट इसको रिक्वायर्ड होगी, डेल्टा क्यू। ठीक है, अब फार्मूला प्लस सॉल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा फार्मूला प्लस सॉल्यूशन में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय m डेल्टा टी। लेकिन हमारे पास स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी गिवन है, मास भी गिवन है और टेम्परेचर भी गिवन है। हमने अमाउंट ऑफ हीट को फाइंड करना है, तो इक्वेशन को सेटअप कर लेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, C मल्टीप्लाइड बाय m डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, और वी कैन राइट इट एज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाय m डेल्टा टी। पुटिंग द वैल्यूज, इसी में हम वैल्यूज को क्या कर देंगे, पुट अप कर देंगे। पुटिंग वैल्यूज हमारे पास आ जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू C हमारे पास है 4190 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, मल्टीप्लाइड बाय मास हमारे पास कितना है 0.5 kg, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर हमारे पास है 55 केल्विन। केल्विन केल्विन के साथ कैंसिल, किलोग्राम किलोग्राम के साथ कैंसिल। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाएगा 1,1047 जूल। तो हमारे पास यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ हीट आ गई है दैट इज 1,04750 जूल ऑफ हीट। नेक्स्ट हमारे पास है असाइनमेंट नंबर 8.5। असाइनमेंट नंबर 8.5 की स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ 117.60 joule of heat is required to raise the temperature of 10 gram of the silver through 50 degree Celsius, calculate the specific heat of the silver। कि हमारे पास 117.60 joule हीट रिक्वायर्ड है कि हम 10 ग्राम सिल्वर का टेम्परेचर राइज करें एट 50 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिल्वर, कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिल्वर कितनी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास मास भी गिवन है, हीट भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, और कैलकुलेट हमने क्या करना है, स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा गिवन में हमारे पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 117.60 जूल,
मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 10 ग्राम, 10 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर -3 किलोग्राम। ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा टी इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। अब रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है? रिक्वायर्ड हमारे पास है स्पेसिफिक हीट ऑफ सिल्वर। सी solution plus formula C is equal to delta Q divided by M delta T। अब यहाँ पर हमारे पास इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे, क्योंकि डेल्टा क्यू की वैल्यू भी गिवन है, मास भी गिवन है और टेम्परेचर भी गिवन है। तो C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 117.60 जॉल डिवाइडेड बाय मास हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3 kg मल्टीप्लाइड बाय 50 केल्विन। 50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 50 केल्विन। कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0.2352 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 3 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, इसको सेटअप कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 235.2 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिल्वर आ गई है 235.2 जॉल, मीन्स के 235 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिल्वर आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लेटेंट हीट एंड फेज चेंज। लेटेंट हीट की तरफ हम पहले आते हैं। लेटेंट का मतलब क्या है? लेटेंट मीन्स हिडन, छुपी हुई। अब डेफिनेशन हमारे पास क्या है इसकी? द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फिजिकल स्टेट of a substance means solid into liquid and liquid into vapor. But does not change its temperature. Is called latent heat of that substance. अच्छा, डेफिनेशन की तरफ देख लें कि द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, कि हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट जो हमारे पास रिक्वायर होगी टू चेंज द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब ये है कि उसकी ज़ाहिरी हालत को तब्दील कर दे, किसी भी सब्सटेंस की, मीन्स के सॉलिड को लिक्विड बना दे, लिक्विड को वेपर्स बना दे। लेकिन हमारे पास इस चेंजेस में कि सॉलिड लिक्विड बन जाए और लिक्विड वेपर्स बन जाए, हमारे पास टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इस तरह की हीट को हम क्या कहते हैं? इसको हम लेटेंट हीट ऑफ दैट सब्सटेंस कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कि फेज चेंज क्या है। फेज चेंज का मतलब ये है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की फिजिकल स्टेट ही चेंज हो जाए। फेज का मतलब ये है कि हमारे पास मैटर कितने फेजेस में, कितने फॉर्म्स में, फेज मीन फॉर्म्स
उसके स्टेट्स, ये हमारे पास एक ही टर्म है, लेकिन डिफरेंट वर्ड्स इसके लिए यूज़ होते हैं। फेज़ हो गया, फॉर्म्स हो गया, स्टेट हो गया, ठीक है। फेजेस का मतलब है कि उसके मराहिल, ठीक है। तो हमारे पास फेज चेंज किस तरह से होगा कि हमारे पास मैटर के कितने स्टेट्स हैं? मैटर के हमारे पास मैटर हैज़ 3 स्टेट्स, 3 स्टेट्स हैं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हमारे पास ये 3 स्टेट्स हैं मैटर के। अब सॉलिड हमारे पास लिक्विड बन जाए, या लिक्विड हमारे पास सॉलिड बन जाए, या लिक्विड हमारे पास गैस बन जाए, या गैस हमारे पास लिक्विड बन जाए, तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम फेज चेंज कहते हैं, कि हमारे पास उसकी फेज, उसकी हालत ही तब्दील हो जाए। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फेज चेंज कहते हैं। लेकिन फेज चेंज में हमारे पास क्या होता है कि ड्यूरिंग द फेज चेंज हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स constant. Why temperature remains constant during the phase change? के जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर देते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा द टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर हमारे पास फेज चेंज में क्यों कांस्टेंट रहता है? कि द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द फेज चेंज बिकॉज द हीट एनर्जी विच इज सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर इज यूज्ड इन ब्रेकिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज and hence the temperature remains constant as all the heat is used up and no external heat is released and absorbed. कि हमारे पास फेज चेंज के दौरान क्या होता है कि फेज चेंज में हमारे पास फेज चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट का, लेकिन टेम्परेचर उसका वही सेम रहता है, टेम्परेचर हमारे पास उसका चेंज नहीं होता। आगे एग्जाम्पल से अभी इसको आपको शो करके बताती हूँ कि किस तरह से, कि हमारे पास वो जो हीट हमने प्रोवाइड की है फेज चेंज करने के लिए, वो हमारे पास यूज अप हो जाती है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, जो बॉन्डिंग्स होती हैं बिटवीन द स्टेट ऑफ द मैटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हमारे पास होती है, वो उसको ब्रेकअप करने के लिए यूज़ हो जाता है। और इसी तरह से हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, क्योंकि जो हीट हमने प्रोवाइड की है वो सारी की सारी हमारे पास क्या हो जाती है? यूज़ अप हो जाती है। उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। किस चीज़ में इस्तेमाल कर लेते हैं? कि हमारे पास टेम्परेचर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, या मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग्स हैं उसको ब्रेकअप करने के लिए वो यूज़ अप हो जाती है। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास कोई भी हीट ना तो रिलीज होती है और ना एब्जॉर्ब होती है। तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होता है? वो हमारे पास कांस्टेंट ही रहता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर की एग्जांपल हम ले लेते हैं ना, कि वाटर हमारे पास जब हम लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कि आइस हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या करती है? वो मेल्ट करती है एंड बिकम्स वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। कि अब आइस हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है? वो मेल्ट भी होती है और वाटर भी बन जाती है। अब आइस हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर किस तरह से जो है वो मेल्ट होती है और वाटर बनती है? तो हमारे पास इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था एनोमोलिस एक्सपेंशन ऑफ द वाटर में हमने पढ़ा था एनोमोलिस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 100 डिग्री सी से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास वाटर यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है? कंट्रैक्ट हो जाता है, कंट्रैक्शन शो करता है। लेकिन 4 डिग्री सी टू 0 डिग्री सेल्सियस हमारे पास ये क्या शो करता है? एक्सपेंशन शो करता है। जब हमारे पास व्हेन वाटर बिकम आइस, जब वाटर हमारे पास क्या बनता है? आइस बनता है। तो आइस हमारे पास क्या बनाती है? आइस का जो स्ट्रक्चर बिटवीन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है वो हमारे पास क्या बनता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास केज लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। केज लाइक स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर है? हमारे पास हेक्सा
हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के दरमियान हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द एनोमोलिस एक्सपेंशन ऑफ द वाटर के हमारे पास वाटर जब 4 डिग्री से सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर आता है तो क्या हो जाता है कि वो एक्सपेंड हो जाता है। तो जब वाटर हमारे पास एक्सपेंड करेगा मीन्स कि जब वो आइस बनेगा तो आइस हमारे पास क्या हो जाएगी, आइस हमारे पास एक्सपेंड होगी तो इसका वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। And according to the definition of the density, density is equal to mass per unit volume। जब हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि जब हमारे पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ द आइस बन गया है, अब 0 डिग्री सी पर हमने आइस को लिया है। ठीक है, अब हमने इसको हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, तो अब इसी 0 डिग्री सी पर आइस हमारे पास क्या हो जाना शुरू हो जाएगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। वो मेल्टिंग हमारे पास शुरू हो जाएगी, लेकिन हमारे पास इसका टेम्परेचर जब वाटर में ये हमारे पास आइस कन्वर्ट होगी, ये हमारे पास आइस होगी, ये मेल्ट हो जाएगा, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वाटर में कन्वर्ट होते ही इसका टेम्परेचर वही हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। क्यों 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, क्योंकि जब हम इसको जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारे पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग बना था, जो हीट हमने इसको प्रोवाइड किया है वो हमारे पास हीट क्या करेगी, इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को ब्रेकअप कर देगी। ब्रेकअप हो जाएगा हमारे पास, वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हमारे पास टूट जाएगा। हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारे पास वीकर हो जाएगी। वीकर हो जाएगी। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारे पास वीकर हो गई है तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास अपनी ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। जब ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर में आ जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि वो वाटर बन जाएगा, और वाटर बनेगा तो उस टाइम भी उसका टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो फेज तो हमारे पास चेंज हो गया है, लेकिन टेम्परेचर हमारे पास वही 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। और जब ये हमारे पास वाटर बन जाएगा तो इसका वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास इसका डिक्रीज हो जाएगा। और जब वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज होगा तो हमारे पास डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हमारे पास इसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जब डेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होने लगेगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वो क्या बन जाएगा, वो वाटर बन जाएगा। इसी तरह से वाटर को जब हम लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, हमने क्या करना है, इसको बॉईल करना है, तो उसी 100 डिग्री सेल्सियस पर ये हमारे पास क्या बनाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये हमारे पास स्टीम बनाता है। क्योंकि हमारे पास अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दरमियान जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रह गई है, उसको अगर हम फर्दर हीट प्रोवाइड करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगी, वो वीकेस्ट हो जाएगी। तो वीकेस्ट होने के साथ साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारे पास जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है वो हमारे पास मज़ीद वीकर हो जाएगी। और वीकर होने की वजह से हमारे पास वाटर क्या हो जाएगा, वाटर हमारे पास स्टीम बन जाएगा। और स्टीम का टेम्परेचर भी हमारे पास वही 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा जिस पर हमारे पास वाटर बॉयल हुआ था। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर हमारे पास इस तरह से है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के पास आइस का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देख लें कि हमारे पास तमाम मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे के करीब करीब है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास क्या है, स्ट्रांग है। लेकिन जैसे ही हमने इसको हीट प्रोवाइड कर दी तो हमारे पास हीट की वजह से क्या हो गया कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारे पास वीक होने लगी, और वीक होने के साथ साथ वो एक दूसरे से दूर जाने लगे। और इसी दौरान हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास फेस चेंज हो गया। फेस चेंज, जो एनर्जी हमने इसको प्रोवाइड की थी इन द फॉर्म ऑफ द हीट, वो हमारे पास यूज़ हो गई इन ब्रेकिंग द बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमारे पास जो एनर्जी यूज़ हुई है उसी की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीकर हो गई है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होने की वजह से हमारे पास टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, लेकिन फेज हमारे पास क्या हो गई, ये चेंज हो गई है। बुक पेज नंबर 219 पर आप लोगों के पास लेटेंट हीट एंड फेज चेंज का इस तरह से बताया गया है कि ए सब्सटेंस यूजुअली अंडरगोज अ चेंज इन द टेम्परेचर विद ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी।
कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट अप करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज आने लगता है इन सम केसेस, लेकिन कुछ केसेस में हाउएवर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी डज नॉट रिजल्ट इन द चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन कुछ केसेस में बाज़ औक़ात हमारे पास इस तरह से होता है कि एनर्जी हमारे पास हम सप्लाई करते हैं लेकिन वो हमारे पास टेम्परेचर को चेंज नहीं कर पाती। दिस कैन अकर व्हेन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और ये हमारे पास कब होता है, जब हम किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है कि उसकी ज़ाहिरी खसूसियात, उसकी शेप, उसका स्ट्रक्चर, ये हमारे पास क्या है, ये इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये हमारे पास एक फॉर्म से एक किस्म से दूसरी किस्म में चेंज हो जाए, कॉमनली रेफर टू एज फेस चेंज। और इन कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक व्हेन चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फेस चेंज कहते हैं। सम कॉमन फेस चेंज आर सॉलिड टू लिक्विड, जिसको हम मेल्टिंग कहते हैं, लिक्विड टू गैस बॉइलिंग, एंड लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग, एंड द गैस टू लिक्विड इज कंडेंसेशन। हमारे पास गैस लिक्विड में वापस आएगा तो हम गैस को क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे, तो कंडेंसेशन से इसको ठंडा करेंगे हम, तो ठंडा होने की वजह से वो हमारे पास लिक्विड बन जाएगा। और सेम हमारे पास जब लिक्विड को हम सॉलिड बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रीज अप करेंगे, तो हमारे पास लिक्विड क्या हो जाएगा, वो सॉलिड बन जाएगा। एनर्जी यूज टू काज अ फेस चेंज डज नॉट काज अ टेम्परेचर चेंज, की जो एनर्जी हम फेस चेंज के लिए प्रोवाइड करेंगे वो हमारे पास कभी भी टेम्परेचर को चेंज नहीं कर पाएगा। When ice melt at 0 डिग्री सेल्सियस it becomes water at 0 डिग्री सेल्सियस, के जब आइस हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है तो वो वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बनेगा। When water boil at 100 डिग्री सेल्सियस it becomes steam at 100 डिग्री सेल्सियस, और जब ये हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है तो ये स्टीम भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बनाएगा। द सेम इज़ ट्रू इन द रिवर्स, और ये ही प्रोसेस हमारे पास इसके उलट के लिए भी सही होगा। When water freezes at 0 डिग्री सेल्सियस it become ice at 0 डिग्री सेल्सियस, और जब हम आइस को वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करेंगे तो वो हमारे पास आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बनेगा। When steam at 100 डिग्री सेल्सियस condenses is become water at 100 डिग्री सेल्सियस, और जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम को कंडेंस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बनेगा। The heat required to change the physical state of the substance solid into a liquid and liquid into vapor or vapor or liquid into a vapor but does not change the temperature is called latent heat of that substance। कि जब हमारे पास फेस चेंज हो जाए, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास चेंज हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। लेकिन लेटेंट हीट में हमारे पास मेन जो काज है लेटेंट हीट की, वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास टेम्परेचर उस फेस चेंज में कांस्टेंट रहेगा, वो हमारे पास चेंज नहीं होगा। दिस वॉज अवर टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।